ये की बात करेंगे जो रिटन एग्ज़ाम की आपको कोचिंग करवाई जा रही है उसका डे आज 4 रहने वाला है। अभी तक 3 दिनों में हमने जीके का सेक्शन पढ़ा था, अभी थोड़ा सेक्शन शिफ्ट हम कर रहे हैं। अभी साइंस भी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। साइंस का डे 1 रहने वाला है तो कई सारे टॉपिक एक साथ आपको करवाने वाला हूँ। क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, जिसमें आज रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको करवाऊँगा, विटामिन्स है, डिजीज़ है, एसआई यूनिट्स है, सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक आपको आज की इस वीडियो में करवाए जाएँगे। डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियोस देख रहे हो, आप पुरानी वीडियोस प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर जाके देख सकते हो। बाकी हमसे कनेक्ट करना चाहते हो इंस्टाग्राम फेसबुक पे जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से यहाँ पर जाके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी बच्चे मैथ की भी डिमांड कर रहे हो, आपसे भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड उनको पता होगा, थोड़ा कैमरा का इशू चल रहा था, वो रिपेयर के लिए है, तो उसमें 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है। उसके बाद कंटिन्यूअसली आपकी मैथ की क्लासेस आती रहेंगी, तो मैथ की टेंशन वगैरह मत लो, 1-2 दिन का वेट करो, तब तक आपको साइंस और जीके का आपको मैं अच्छे तरीके से कवर करवाता रहूँगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन में जो नाम आपको देखने को मिल रहा है एक्चुअली में ये क्या है, जो टॉपिक आपके सामने आता है ना एग्जाम में, रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके सामने में लेकर आ गया हूँ। जैसे सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं, बताइए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो जब ड्रग का नाम आ जाएगा आपने लखनऊ को याद रखना है कि ड्रग्स वाला इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करेंगे, विक्रम साराभाई इतना बड़ा नाम है स्पेस सेंटर, स्पेस की अगर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इतना बड़ा जब नाम हमारे सामने है, विक्रम साराभाई का नाम जब वहाँ पे सामने आता है स्पेस की, जब हम बात करते हैं तो जगह भी बड़ी होनी चाहिए। तो तिरुवनंतपुरम में इतना बड़ा नाम आपके सामने आ चुका है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की बात करेंगे तो होमी बाबा इनका भी बड़ा नाम रहा है, एक बड़ा नाम ऑलरेडी आ चुका था और बाकी इंपॉर्टेंट सिटी मुंबई आ जाती है। तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को कहाँ पर लेकर आगे, मुंबई में लेकर आगे। फिर आता है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर में है। तो जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, सेंटर जहाँ पे खेती बाड़ी करेगा, वहाँ से पैसा कमाएगा, मनी कमाएगा, तो वो मणिपुर में आ जाएगा। फिर और एक और इम्पोर्टेंट आपके सामने आ रहा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसे TIFR के नाम से भी जानते हैं। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। बार्क की बात की हमने, वो भी मुंबई में है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की बात करेंगे, ये भी आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के नाम से जाना जाता है, बैंगलोर में आपको देखने को मिलेगा। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ये दिल्ली में आ जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर में आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई में आ जाएगा। सिर्फ साइंस है तो बेंगलोर में, और मैथमेटिकल साइंस है तो चेन्नई आपको कवर करना पड़ेगा। ये आपको फिर से बताऊंगा, आप 3-4 बार PDF को देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से ही है, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, ये हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की में है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च ये नागपुर में, कॉटन नागपुर फेमस है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर ये श्रीनगर में आ जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके सामने में लेकर आ रहा हूँ, बाकी आपको एक्स्ट्रा कर दोगे, एक्स्ट्रा आप अपने तरफ से फिर लगा याद भी कर सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च की बात करें, वाराणसी में आ जाएगा। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्किम्स के नाम से इसको जानते हैं, ये श्रीनगर में आ जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये देहरादून में आ जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR दिल्ली में आ जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट थे वो आपके सामने मैंने रखे हैं, उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छे से याद करोगे। अभी पहला टॉपिक आज का हमने कंप्लीट करा, साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन वाला टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर हमने कवर किया। आगे चलते हैं, अब हमारा टॉपिक आता है विटामिन्स वाला। तो विटामिन्स का जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपसे पूछता है, बताओ कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, 4 तरह के विटामिन होंगे, वाटर सोल्यूबल कौन सा है या फैट सोल्यूबल कौन सा है। तो एक सिंपल सी ट्रिक आप याद कर लो, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो विटामिन B भी होगा और विटामिन C भी होगा। तो आपने इसको याद कैसे करना है, W से वाटर सोल्यूबल बनता है, और मैंने आपको कहा कि B और C विटामिन वाटर सोल्यूबल है, तो पूरा मिला के क्या बन रहा है, WBC। आप जब साइंस पढ़ते हो वहाँ पे RBC WBC वाइट ब्लड सेल्स पढ़ते हो, WBC पढ़ते हो ना, तो वहीं से WBC याद रखना। W से वाटर, तो वाटर वाले विटामिन कौन से जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं या सोल्यूबल हो जाते हैं, वो B है और C है। बाकी हमारे पास बच जाता है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन से हैं, आपके सामने K है, विटामिन K है, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। ट्रिक हमारे सामने आते कीड़ा, KED, कीड़ा वाली ट्रिक से आप जो है फैट सोल्यूबल भी कर सकते हो।
वाटर सोल्यूबल BC था और फैट सोल्यूबल कीड़ा वाला है। तो के से विटामिन की, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना होता है। आगे चलते हैं, इसके बाद आपसे पूछते हैं कि केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, या रेटिनॉल इसे कहते हैं। विटामिन बी का केमिकल नेम है थायामाइन। विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का है कैल्सीफिरोल। विटामिन ई का है टोकोफिरोल। तो या तो आप इसको ऐसे कर लो, विटामिन ए बी सी चल रहा है ना, ए बी सी। बचपन में हम सभी ए बी सी कैसे याद करते, रट्टा मारते सारे, ए बी सी डी ऐसे करके रट्टा मारते हैं ना सभी बचपन में। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ए बी और सी की जब हम बात करेंगे तो पहले आर से रेटिनॉल बन जाएगा, टी से थायामाइन बन जाएगा, ए से एस्कॉर्बिक एसिड बन जाएगा। तो आपने भी ए बी सी कैसे याद रखी, रट्टा मार के याद की है आपने। तो आर से रेटिनॉल आ जाएगा, टी से थायामाइन आ जाएगा और ए से एस्कॉर्बिक एसिड आ जाएगा। तो आपने आर टी ए से तो याद कर लिया। आगे अगर चलते हैं, विटामिन डी है और विटामिन ई है, ए बी सी डी और ई। तो ए बी सी का आपने कर लिया, रट्टा वाले ट्रिक से आपने कवर कर लिया। डी और ई का क्या है? सी टी। ठीक है, तो जब आप ए बी सी याद कर लेते तो आपके टीचर खुश होकर सी टी बजाता है कि ऐसा होता नहीं था, बट आप याद कर लो। आपने ए बी सी सुना था तो सी टी बजाई सबने। तो सी से बन गया कैल्सीफिरोल, टी से बन गया टोकोफिरोल। तो इस तरह से विटामिन ए बी सी डी ई आप आराम से याद कर लोगे। पेपर में आपको सामने ऑप्शन होंगे ना, आप एक 3-4 मिनट को पढ़ लोगे, आपको आसानी से आंसर पता लग जाएगा इसका आंसर क्या है। विटामिन के के 2-3 तरह के नाम होते हैं। विटामिन के 1 होता है, फिलिक्विन भी होता है, मैनिक्विन भी होता है। तो जो भी है विटामिन के आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जो बी हमारे पास है ना, बी कॉम्प्लेक्स, इसमें कई सारे विटामिन और भी आ जाते हैं, तो वो भी हम कवर करना स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी1 जिसको थायामाइन हमने भी पढ़ लिया। विटामिन बी2 का केमिकल नेम है रिबोफ्लेविन। विटामिन सी का केमिकल नेम है नियासिन। विटामिन बी5 का है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी6 का है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का बायोटिन। विटामिन बी9 का फॉलिक एसिड। विटामिन बी12 को कोबालामिन। ये कैसे याद करना, देखो कोबालामिन या कैसे याद करना सारे, ये तो आपने याद कर लिया। थायामाइन बोला, आर टी वाली ट्रिक से आपने कर लिया था, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। बी2 है, बी2 बनता है बिट्टू। बिट्टू की जो रिब है वो ऑफ खराब हो गई थी, तो बिट्टू की जो रिब है वो ऑफ हो गई थी, तो रिब ऑफ हो गई तो रिबोफ्लेविन आप बना दोगे। उसके बाद आपको विटामिन बी3 में आपको 3 देखने को मिल रहा है, और 3 क्या है? 3 नया सीन है। 3 नए नए सीन भी यहाँ पर हो रहे हैं। उधर बिट्टू की रिब ऑफ हो गए तो 3-3 सीन भी हो रहे हैं। तो 3 में जब आपको नया सीन क्रिएट हो गया। 5 में क्या है? विटामिन बी5 में 5 बार पेंट में एसिड गिर गया, 5 बार पेंट में एसिड गिर गया। 6 की बात करेंगे, 6 में पैराडॉक्सिन है तो 6 से प्यार हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बिट्टू की रिब ऑफ हो गई, 3 बार नए सीन हो गए, 5 बार पेंट में एसिड गिर गया, 6 बार प्यार हो गया, 7 बार वो बायो पढ़ता था, उसको बायो डिफिकल्ट लगती थी। 9 टाइम्स फॉलिक एसिड, ये वुमेन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, और विटामिन बी12 जो कोबालामाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से करके विटामिन ए बी सी डी ई के आपने याद कर लिया, और विटामिन बी कम्प्लेक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट विटामिन हैं आपने ये सारे भी याद कर लिए। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारे पास दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताइए विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होगा, मतलब विटामिन ए की कमी हुई तो कौन सी बीमारी होगी। तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी तो उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की होती है बेरी बेरी, सी की होती है स्कर्वी, डी की रिकट्स, और अगर हम ई की बात करेंगे, ई आपको यहाँ पे देखने को मिला लेस फर्टिलिटी। के से हम बोलते हैं नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आप इनको कैसे याद कर सकते हो, देखो अगर मैं आपको याद करवाना चाहूँ तो यहाँ से अगर आपको मैं लेके चलूँ इस तरह से, तो विटामिन ए की अगर कमी होगी तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, इसी कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। आप ऐसे बोल, उसको ए नहीं दिखता वो तो अंधा होगा, ब्लाइंड होगा। जब ए आ जाएगा तो ब्लाइंडनेस वाली बीमारी डाल देना। बी से ही बेरी बेरी बनता है, तो ये तो जिस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है उसी वर्ड से आगे कंटिन्यू हो रहा है। विटामिन सी से स्कर्वी बन रहा है, एस को डालो, सी से कर्वी बन जा रहा है, तो स्कर्वी आपको देखने को मिल रहा है। विटामिन डी की बात करेंगे, 2 टिकट चाहिए मुझे, डी से दो टिकट चाहिए, टिकट का रिकट बना दो, रिकट्स आ जाएगा। ई में फर्टिलिटी कम हो जाती है, और के में नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं, क्लॉट नहीं बनती, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आप इस तरह से कर लेना। तो विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई के आपने याद कर लिया। बट जैसे आपको मिलता है विटामिन बी जो है कम्प्लेक्स है, और भी विटामिन इसमें देखने को मिलते हैं। बी1 तो आपने याद कर लिया, बेरी बेरी। बी2 हमारे पास क्या है, आपकी स्किन जो थोड़ी ख़राब हो जाती है। 3 में पेलेग्रा डेफिशिएंसी, बी5 में पैरास्थेसिया हो जाएगा, बी6 में एनीमिया हो जाएगा, बी7 में डर्मेटिटिस हो जाएगा, बी9 बी12 एनीमिया वगैरह हो जाएगा। तो आपको जो मेन याद करने हैं वो ए सी डी ई के और बी1 याद कर लो, ये आपके लिए मोर देन इनफ रहने वाला है। क्लियर हो गया।
तो इन सभी के केमिकल नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, किसी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, वाटर सोल्यूबल कौन सा है, फैट सोल्यूबल कौन सा है, इतना कर लो। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा वगैरह करना है आपको फिर यही पढ़ना पड़ेगा कि जो हमारे पास विटामिन होता है, कौन सा विटामिन कहाँ पर होता है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ पढ़ना है। देखो यहाँ पर जो टॉपिक आपके सामने ऐड करे गए हैं, एक है रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक है विटामिन, एक डिजीज़, एक एसआई यूनिट्स। हमने ये 2 टॉपिक पढ़ लिए, लेकिन एक्चुअली उसमें 5 टॉपिक हैं। इन दोनों के बाद एक तीसरा टॉपिक ओज़ोन भी है, वो मैं मेंशन करना भूल गया। तो इस वीडियो में 5 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं ओज़ोन वाले टॉपिक की तरफ। ओज़ोन में क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ओज़ोन की बात करेंगे, सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला याद करना है। 3 देखो, O2 हो उसको ऑक्सीजन बोलते हैं। जब O3 O जाएंगे आपको देखने को मिलेंगे, उसको हम ओज़ोन बोलते हैं। O2 को ऑक्सीजन, लेकिन O3 को हम ओज़ोन बोलते हैं। तो ओज़ोन का फॉर्मूला क्या है, O3, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। ये होता कहाँ पे है, हमारा अर्थ है ना, हमारे अर्थ के ऊपर, ये हमारा अर्थ, हम इसके ऊपर की तरफ रहते हैं। इसके बाहर की जगह इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना, या ऊपर तो स्पेस आ जाएगा, लेकिन आसपास की जगह को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जो सबसे पहली लेयर है हमारे अर्थ के ऊपर, जो सबसे पहला एटमॉस्फेयर, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, ये सब कुछ आपको स्क्रीन देखने को मिल रही है। जो ओजोन है ना, वो ओजोन आपको इस ट्रोपोस्फेयर में भी देखने को मिलता है, इस सेकंड वाली लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में भी देखने को मिलता है, लेकिन जो मैक्सिमम आपको ओजोन देखने को मिलेगा वो स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में देखने को मिलता है। हमारी कौन सी एटमॉस्फेयर लेयर में देखने को मिलेगा, आपको मैक्सिमम जो स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलेगा, इतना आपको पता होना चाहिए। ओजोन के बारे में और क्या समझना है, होता क्या है हमारे पास, देखो ओजोन एक अच्छा ओजोन भी होता है, बैड ओजोन भी। तो गुड ओजोन मतलब ओजोन की लेयर जो बनती है सन से, हमारी यूवी रेज आती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, उनसे बचाने का काम करता है ओजोन लेयर हमको, ठीक है। तो गुड ओजोन भी है, बैड ओजोन भी है। तो ओजोन का जो काम है वाकई में अच्छा होता है, बुरा काम ओजोन का नहीं होता, बट हमारे कामों की वजह से जो है इसके नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बाकी आपसे पूछेगा, बताइए कि भाई ओजोन की बात करेंगे, ओजोन की जो है डिस्कवरी किसने की थी। पहली बार इसको जो बनाया था वो जर्मन साइंटिस्ट क्रिस्टियन था, उसने इसको बनाया था पहली बार। लेकिन अगर डिस्कवरी की बात करेंगे, फ्रेंच फिजिस्ट थे चार्ल्स फैब्रे और हेनरी ब्यूसन, इसने इन्होंने मिलकर जो ओजोन लेयर की डिस्कवरी की थी। और एक मेट्रोलॉजिस्ट का नाम था GMB डॉम्सन, जिन्होंने एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया था, इसको डॉप्सन मीटर भी कहते हैं। इससे हम जो ओजोन लेयर है उसको मेजर कर सकते थे। ओजोन लेयर को मेजर करने का तरीका क्या, किससे कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलो, डॉप्सन मीटर बोलो। और इन्होंने, इनके नाम पे डॉप्सन मीटर पड़ा, और इन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया था। इसलिए हम क्या करते हैं, जो कितना ओजोन हमारे पास एटमॉस्फेयर में, इसको अगर मेजर करें उसकी यूनिट क्या होती है, डॉप्सन होती है। जैसे हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, वैसे अगर हमको ओजोन को मेजर करना है हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसका पर्पस था कि ओजोन लेयर को बचाया जाए, क्योंकि ओजोन लेयर थिन होती जा रही थी, उसको बचाया जाए, ओजोन को खत्म होने से बचाया जाए। हाँ हाँ, ये तो अच्छी ओजोन है, उसको खत्म क्यों होने देना है ना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो किसके लिए लाया गया था, ओजोन लेयर जो खत्म होती, डिप्लीट होती, उसको बचाने के लिए लाया गया था। ये 16 सितंबर 1987 को जो है साइन करा गया था, और इफेक्ट में 1989 पे आया था। साइन अभी हुआ था और इफेक्ट में बाद में आया था। तो ये ओजोन को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने वो भी कवर कर लिए। अब हम चलते हैं डिजीज वाले चैप्टर की तरफ। डिजीज में आपको पढ़ना है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बेसिकली इनके बारे में अपने समझना है। तो देखो, पहले डिजीज की बात करें, 2 तरह के डिजीज होते हैं, एक होते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज, एक होते हैं एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल का मतलब जो आपको जन्म पैदा होते ही आपके अंदर बीमारियां आ जाती हैं। एक होती है एक्वायर्ड, जो कोई जन्म लेने के बाद आपको बीमारियां फैलती हैं। तो जो एक्वायर्ड डिजीज है, इसी में आता है कम्युनिकेबल भी, नॉन कम्युनिकेबल भी। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब वो डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको बीमारी से दूसरे पर्सन में शिफ्ट होती है, वो कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एक पर्सन को बीमारी है, वो दूसरे कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको कोई बीमारी नहीं होने वाली, तो एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब इन्हीं के बारे में समझना है। बाकी ड्यूरेशन के हिसाब से कितने समय तक बीमारी आती है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो डिजीज 2 तरह के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज। एक्यूट वो जो थोड़े समय के लिए होते हैं, जैसे जुकाम वगैरह हो जाता है ना, इस तरह से कि किसी को हाथ में लग जाएगी, जल जाएगा, इस तरह से। क्रोनिक डिजीज वो होते हैं जो काफ़ी समय तक, जैसे दिल बीमारियाँ हो गई, हार्ट की डिजीज, किडनी की डिजीज वगैरह होगी, काफ़ी समय तक रहती हैं, वो क्रोनिक डिजीज हमारे पास होती हैं। अब हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, जो एक आदमी से इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन पे शिफ्ट होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें, कई वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, फंगी की वजह से, पैरासाइट्स की वजह से हो सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बनता है कि बताओ, जैसे आपसे पूछेगा बताओ ये कॉलरा जो है वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, किसकी टेटनस किसकी वजह से होता है। तो आपको बताना है कि जैसे टीबी हो गया, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया, उसका नाम क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। कॉलरा बीमारी किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। लेप्रोसी किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से।
टेटनस बैक्टीरिया की वजह से, प्लेग बैक्टीरिया की वजह से, गोनोरिया बैक्टीरियल साइफिल्स बैक्टीरियल डिजीज आपको देखने को मिल रहा है सब कुछ ही। आगे चलते हैं। फिर वायरस की वजह से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती हैं, जैसे जुकाम हो जाता है, कॉमन कोल्ड होता है, ये कौन से वायरस, राइनो वायरस की वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स वगैरह आपको देखने को मिलता है, रैबीज हो गया, हेपेटाइटिस, मिजल्स हो गया, जो दाने वगैरह सारे किस क्या है ये वायरल डिजीज हैं, आते कम्युनिकेबल में ही हैं, बट ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं होते, ये वायरस की वजह से होते हैं। जैसे इसमें अभी हाल ही में कोविड, आपके सामने कोविड-19 था, कोविड-19 किसकी वजह से होता है, वो भी वायरस की वजह से ही हो रहा था, है ना। जैसे इस वायरस की अगर हम बात करेंगे, सार्स कोव 2 उसको नाम दिया गया था, जिसकी वजह से कोविड होता था। डेंगू की बात करेंगे, डेंगू क्या है, डेंगू को और किस नाम से जाना जाता है, ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी किसकी वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से ही होता है ना, जो कि एक फीमेल मॉस्किटो होता है, उसके काटने की वजह से आप पे आता है, फिर आप वो आगे फैलता भी इस तरह से करके। तो डेंगू किसकी वजह से हो रहा है, ये ब्रेक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है, ये भी वायरस की वजह से होता है। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया की वजह से कौन सी बीमारी हो रही है, वायरस की वजह से कौन सी हो रही है। अब देखते हैं प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी बीमारी होती है। इसमें एक मलेरिया हो जाएगा, जो कि प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोआ जिसकी वजह से होती है। काला अजहर, ब्लैक फीवर की बात करेंगे, ब्लैक डिजीज़ की बात करेंगे, डबडम फीवर की बात करेंगे। ये दोनों जो है बीमारी किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। फिर हमारे पास फंगल डिजीज़ भी होते हैं, एथलीट्स फुट, जो रिंग वॉर्म, दाद वगैरह हो जाता है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ फंगल इन्फेक्शन से, ये फंगस की वजह से होती हैं। तो ये भी पोर्शन अगर आपने कवर कर लिया, फिर आगे चलेंगे। ये अभी हमने पढ़े कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती है, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन में शिफ्ट ही नहीं होगी, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज, रिकेट्स, कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, ये एक पर्सन दूसरे पर्सन में शिफ्ट नहीं होने वाली, इनको इनको क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। बस अपने वीडियोस को शेयर करते रहना, आप थोड़ी अपनी तरफ से एफर्ट्स कम लगा रहे हो, वीडियोस को शेयर करो, अच्छा रिस्पांस प्रोवाइड करो। अगर बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिलता है तो एक दिन में 3 से 4 क्लासेस भी आपकी आना स्टार्ट हो जाएंगी। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास आता है एसआई यूनिट्स वाला। देखो, यूनिट्स की बात करेंगे, 3-4 तरह के सिस्टम हमारे पास आते हैं। एक होता है सीजीएस सिस्टम। इसमें क्या होता है, हम जो मेजरमेंट करते हैं, फुल फॉर्म समझ लो, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मतलब जब भी हमें लेंथ मेजर करनी होगी, लंबाई वगैरह मेजर करनी होगी, हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। जब भी हमें वेट मेजर करना होगा, हम ग्राम मेजर करेंगे। जब टाइम की बात होगी, हम सेकंड पे बात करेंगे। ये होता है सीजीएस सिस्टम। एक होता है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड, मतलब लेंथ फुट में मेजर करेंगे, वेट को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। एक होता है एमकेएस, जहाँ पर हम क्या करते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं, वेट को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में नापते हैं। ये हमारे पास एमके सिस्टम होता है। लेकिन जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे अडॉप्ट करते हैं वो कौन सा होता है, एसआई सिस्टम्स की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। तो होता है क्या, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हमें सभी जितने भी वर्ल्ड है, जितने भी नेशंस हैं, उनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, किसी को कुछ समझाना हो, इजीली समझ वगैरह आ जाए। तो कहा गया कि कोई पाउंड यूज़ कर रहा है, कोई कुछ यूज़ कर रहा है, हम सभी मिलकर काम करते हैं, हम एक ही तरह के यूनिट बनाते हैं कि जब भी हम लेंथ की बात करेंगे, हम हमेशा मीटर में ही बात करेंगे, टाइम की बात हमेशा सेकंड में ही करेंगे। इस तरह के यूनिट लेकर है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, ऐसा यूनिट दे दिया, जो सभी ऑल ओवर नेशन में लागू होता है। आगे चलते हैं। अब देखो, क्वांटिटीज़ की बात करेंगे ना, क्वांटिटीज़ जो हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वो कितनी हैं, वो 7 हैं। बाकी डिराइव्ड, बाकी इन्हीं से निकली हैं, लेकिन जो फंडामेंटल मेन है, बेसिक है, वो कितनी, 7 है। कौन सी है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ये 7 हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ है, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहले आपको इनके सिंबल पता होना चाहिए। लेंथ को अगर आपको मेजर करना है तो किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करेंगे, यानी कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। करंट की क्या है, एम्पियर। टेम्परेचर की केल्विन, ना कि डिग्री सेल्सियस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। तो इन सभी के जो एसआई यूनिट्स हैं, सबसे पहले आप ये याद कर लो। उसके बाद एंगल की बात करेंगे, अगर प्लेन एंगल को नापना है तो रेडियन में मेजर करोगे, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में आप मेजर वगैरह करोगे। तो ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी एसआई यूनिट। इसी तरीके से डिराइव्ड और भी हैं, जैसे एरिया की बात करेंगे। एरिया का फॉर्म तो लेंथ इंटू विड्थ, मतलब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करो तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। वॉल्यूम में 3 बार मीटर को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या हो जाती है, मीटर क्यूब हो जाती है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास होता है किलोग्राम और मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपकी डेंसिटी की एसआई यूनिट हो जाएगी। स्पीड या वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। लीनियर मोमेंटम भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इम्पल्स की क्या होती है, न्यूटन के साथ सेकंड भी लगाना पड़ेगा। प्रेशर की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है। एनर्जी की भी क्या होती है, जूल होती है।
ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे आपको यहाँ पर याद करने होंगे। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, ये भी आपको करना पड़ेगा याद, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और देख लेते हैं थ्रस्ट के एसआई यूनिट क्या होती है? जैसे फोर्स की न्यूटन थी तो थ्रस्ट की भी न्यूटन होती है। इसके बाद बाकी का आपको छोड़ना भी चाहो तो अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इसकी एसआई यूनिट ओम होती है। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट फैरेड होती है। आगे चल लेते हैं, जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट आपने कवर करे। अब इसके बाद और इंपॉर्टेंट क्या, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि 1 डेसीमीटर किसके बराबर होता है? 1/10 मीटर के, या फिर 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 हो जाएगा। देखो डेसी में 10⁻⁻1 है, सेंटी में 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मीटर हो जाएगा। माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻6, नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10, फर्मी का मतलब 10⁻⁻15। इस तरह से आप याद कर लो, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 1 इंच में जो है वो 2.54 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 1 यार्ड में 3 फुट होते हैं। 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। 1 नॉटिकल माइल में 1852 मीटर होते हैं। अगर हो सके तो ये भी सारा याद कर लेना। आगे इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या है, बड़ी बड़ी यूनिट्स की बात करेंगे। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है? अगर हम सन से लेकर, सूरज से लेकर धरती का तक का पूरा नापना स्टार्ट कर दें, कितना डिस्टेंस वगैरह है, तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैलकुलेट करेगा वो किसके बराबर आता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर आता है। ये बड़ी यूनिट आ गई ना। लाइट ईयर क्या है? ये भी डिस्टेंस को मेजर करने की ही यूनिट है। लाइट ईयर का मतलब एक ऐसा डिस्टेंस जो लाइट ट्रैवल करती है पूरे साल में, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये भी एक डिस्टेंस ही हमारे पास है। पारसेक क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? ये पारसेक जो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। चाहे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलो, लाइट ईयर बोलो, पारसेक बोलो, सभी क्या है? ये सभी के सभी लेंथ मेजर करने के काम आती हैं। तो ये ना होना कि आप लाइट ईयर सोचो तो आपको समझ ना आए, सेक आप वो टाइम पे चले जाओगे, नहीं। ये तीनों यूनिट किसके काम आती हैं? लेंथ को मेजर करने के काम आती हैं। आगे चलते हैं, जैसे हमने अभी यूनिट्स पढ़ी ना लेंथ वगैरह की, वैसे मास की भी होती हैं। जैसे जैसे अगर 1 ग्राम की बात करें 10⁻³ kg हो जाएगा, सेंटीग्राम में 10⁻² ग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, माइक्रो में 10⁻6, नैनो में 10⁻9, पिको में 10⁻12। इस तरह से याद कीजिएगा। बाकी 1 कैरेट जो 200 mg के बराबर, इतना आप याद कर लो। 1 क्वांटल किसके बराबर होता है? अगर बिगर यूनिट्स की बात करेंगे, 1 क्वांटल का मतलब है 100 kg, 100 किलोग्राम। 1 मैट्रिक टन का मतलब है 1000 किलो, है ना। जैसे एक स्लग का याद कर लो, 14.56 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 चंद्रशेखर लिमिट 2.8 × 10⁻30 kg के बराबर होती है। ये पोर्शन भी आप याद कर लो। उसके बाद क्या है, ये आपके सामने सिंबल आ गया वही कि डेसी का मतलब 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2, मिली का मतलब 10⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻6, नैनो का मतलब 10⁻9, पिको का मतलब 10⁻12, किलो का मतलब 10⁻3, मेगा का मतलब 10⁻6, गीगा का मतलब 10⁻9, टेरा का मतलब 10⁻12। ये इस तरह से आपको यूनिट्स जो है वो कवर करनी होती हैं। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ जो है आज की वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो सही लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को शेयर करोगे, इस तरह की और वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और शेयर भी करोगे। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।